जुलाई 2023 अमेरिका की एक संसदीय समिति के सदस्यों को 3 वीडियो दिखाए गए जिसे अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों के कैमरे ने आसमान में रिकॉर्ड किया था। इन ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो की तस्वीरें कुछ धुंधली थी। इनमें से एक में चमकदार अंडाकार चीज आसमान में तेजी से घूमती हुई उड़ती नजर आ रही थी। उसे देख रहे नौसेना के पायलटों की प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड हो गई। उनकी बात से ये लगा वो हैरान थे। 2 वीडियो जिन्हें अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया गया था, उनमें भी ऐसी ही रहस्यमय चीज आसमान में इसी तरह उड़ती दिखाई दे रही थी। ये वीडियो फुटेज काफी पहले लीक हो गया था, मगर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसे 2020 में रिलीज किया। इन्हें यूट्यूब पर लाखों लोगों ने देखा, मगर 2023 की जुलाई में अमेरिकी संसद की एक समिति के सदस्यों ने कहा कि उनका मकसद सच्चाई की तह तक पहुंचना है। लेकिन इससे एक कयासबाजी बढ़ गई कि पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर भी जीवन है क्या। ग्रेग एगिगियन अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में इतिहास और बायोएथिक्स के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि सदियों से लोगों को आसमान में रहस्यमय चीजें दिखाई देती रही हैं। उड़ती रहस्यमय चीजों को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यूएफओ के बारे में सन 1947 में पहली बार चर्चा शुरू हुई, जब केनेथ आर्नाल्ड नाम के एक निजी पायलट ने अमेरिका के पश्चिमी तट के पास उड़ान के दौरान आसमान में कुछ चीजों को एक साथ एक खास फॉर्मेशन में तेजी से उड़ते हुए देखा। उन्हें ये चीज बहुत अजीब लगी। बहुत ही जल्द खबर आग की तरह फैल गई और एक पत्रकार ने उसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तरी का नाम दिया। बाद में ऐसी चीजों को यूएफओ कहा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि ये चीजें किसी दूसरे ग्रह से आई हो सकती हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद यूएफओ दिखाई देने के दावे करने वाली घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। 1950 में यूएफओ दिखाई देने की वारदातों की लहर आ गई थी। अमेरिका में वाशिंगटन, यूरोप में इटली और स्पेन और फिर लातिन अमेरिका से यूएफओ देखे जाने की खबरें आने लगी। 1954 में फ्रांस से न सिर्फ यूएफओ देखे जाने की खबर आई, बल्कि कुछ लोगों ने उनके भीतर बैठे लोगों को देखने का भी दावा किया। इसके बाद 70, 80 और 90 के दशक में भी ऐसी खबरें आती रहीं। ग्रेग एगिगियन कहते हैं कि कुछ हद तक इन खबरों की एक वजह शीत युद्ध भी था, जो अमेरिका, उसके सहयोगी देशों और सोवियत संघ के बीच लगभग 45 साल तक जारी रहा। उस दौरान दोनों ही खेमे एक दूसरे के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के कई तरीके अपना रहे थे। साथ ही लोगों में ये धारणा भी बन रही थी कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को देखा हो, या डर के कारण वो पता करने के लिए पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हों। इसकी दूसरी वजह ये थी कि 1950 के दशक में कई देशों के बीच चांद पर पहुंचने या उससे भी आगे जाने की रेस शुरू हो गई थी। यूएफओ से जुड़ी धारणाओं को स्पेस एज के दौरान आई साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों के कारण भी बल मिला। पहली बार चांद या मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की संभावना पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि लोग सोचने लगे थे कि अगर हमारे पास ये क्षमता आ सकती है, तो हमसे अधिक विकसित सभ्यताओं के पास निश्चित ही इससे कहीं अधिक क्षमता और टेक्नोलॉजी होगी। लगभग 2010 के बाद से इस विषय में मीडिया की दिलचस्पी काफी बढ़ गई और विस्तार से इसकी चर्चा होने लगी। खोजी पत्रकार लेस्ली कीन 23 सालों से यूएफओ से जुड़ी खबरों के बारे में रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का रक्षा विभाग 2010 से ही यूएफओ पर जानकारी जुटाने के लिए एक गुप्त कार्यक्रम चला रहा है, जिसे अब वो यूएफओ के बजाय अनआइडेंटिफाइड एनोमेल्स फिनोमिना या यूएपी कहते हैं। यूएपी यानी ऐसी रहस्यमय चीजें या घटनाएं जिसे समझा नहीं जा सकता। यूएफओ के साथ ही कई धारणाएं जुड़ी हुई थी जिनका मजाक उड़ाया जाता था। दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ आसमान में ही नहीं, बल्कि पानी के नीचे भी अजीब रहस्यमय चीजें दिखाई देने की खबरें आ रही थी। ऐसे में इन रहस्यमय घटनाओं को व्यापक तरीके से परिभाषित करने के लिए इन्हें यूएपी कहा जा रहा है। 2017 में अमेरिकी यूएपी टास्क फोर्स के प्रमुख ने इस प्रोजेक्ट के लिए धन और सहायता की कमी से तंग आकर इस्तीफा दे दिया और इस बात को सार्वजनिक कर दिया। लेस्ली कीन ने बताया कि यूएपी टास्क फोर्स के प्रमुख ने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक में उन्हें बुलाया और कई प्रकार के दस्तावेज, वीडियो और जानकारी साझा की। इसके आधार पर लेस्टी ने अपनी टीम के साथ मिलकर
न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छापी। उसके बाद इस विषय में काफी चर्चा शुरू हो गई। सरकारी अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने की मंजूरी मिल गई और उन्होंने गंभीरता से इसकी जांच शुरू की। इस वर्ष जून में लेस्टी कीन ने डेविड ग्रस नाम के एक व्हिसल ब्लोअर और पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी के साथ इंटरव्यू के आधार पर एक और खबर छापी। डेविड ग्रस अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक अभियान में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका कई वर्षों से एक खुफिया प्रोजेक्ट चला रहा है जिसके तहत दुर्घटनाग्रस्त हुए यूएपी पर कब्जा करके उसमें मौजूद चीजों और उनके चालकों के अवशेषों का रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अध्ययन किया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण दावा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों और खुफिया विभाग से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस विषय में बात की थी। उन्होंने अमेरिकी संसद में ये जानकारी पेश की। कई लोगों ने ये भी कहा कि डेविड ग्रस ने यूएपी के अवशेषों को ना तो खुद देखा है और ना ही छुआ है, लेकिन ग्रस ने बताया कि किस दिन और किस जगह पर यूएपी गिरे थे, किन लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। मगर ये सारी जानकारी क्लासिफाइड है, यानी इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संसद को इसकी जांच करनी चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जांचकर्ताओं के पास इन दावों की पुष्टि होने की जानकारी नहीं है। यूएपी की रिवर्स इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट ना तो पहले था न अब है। अमेरिकी संसद की सुनवाई में डेविड ग्रस ने शपथ लेकर अपना बयान दिया था। इस दौरान पूर्व सैनिक अधिकारियों ने भी अपने आंखों देखे अनुभव को बयां किया। संसदीय समिति की सुनवाई का मकसद ये पता लगाना है कि क्या सरकार इस बारे में कुछ छुपा रही है। लेस्टी कीन ने कहा, मैं 17 साल से कह रही हूँ कि ये हवाई यातायात की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि यूएफओ वास्तव में अस्तित्व में हैं और ये एक अलग दुनिया है। संसद के सदस्यों को काफी खुफिया जानकारी दी गई है, इसलिए वो इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। मगर विश्व के आम लोगों को भी ये जानने का अधिकार है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी जीवन है। हमारे पास इसका सबूत है। एडम फ्रैंक रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि अभी तक यूएफओ या यूएपी पर चर्चा में विज्ञान का खास संबंध नहीं रहा है, क्योंकि विज्ञान धारणाओं और किस्सों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर काम करता है। अभी तक विज्ञान इस बारे में इसलिए कुछ खास नहीं कर पाया है क्योंकि ज्यादातर जानकारियां लोगों के सुने सुनाए किस्से कहानियों पर आधारित है। कोई भी पुलिसकर्मी या मनोवैज्ञानिक भी यही कहेगा कि लोगों की याददाश्त किसी बात का भरोसेमंद सबूत नहीं होती। इस पर काम करने के लिए आवश्यक जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन अब समय बदल रहा है और दूसरे ग्रहों पर जीवन या एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हिट सिग्नेचर ढूंढने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें एडम फ्रैंक भी एक महत्वपूर्ण जांच करता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि खोज कहाँ की जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको नेब्रास में रहने वाले व्यक्ति को ढूंढना है तो आप उसे हिमालय के किसी गांव में नहीं बल्कि नेब्रास में ढूंढेंगे। यही बात एलियंस के बारे में भी लागू होती है। सौरमंडल में 400 अरब तारे हैं और बहुत सारे ग्रह हैं। पृथ्वी तो हिमालय के एक छोटे से गाँव जैसा है। एलियंस को उन ग्रहों पर ढूंढना होगा जहाँ वो रहते हैं। अमेरिका की संसदीय समिति के सामने नौसेना के पायलटों की गवाही के बारे में एडम फ्रैंक कहते हैं कि इस पर पारदर्शी तरीके से चर्चा और जांच हो तो बेहतर रहेगा। लेकिन व्हिसल ब्लोअर द्वारा यूएपी के अवशेष पाए जाने के दावों को वो संदेह से देखते हैं। ये सब एक्स फाइल्स के एपिसोड जैसा मालूम होता है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि पिछले 77 सालों में किसी को एलियंस या यूएपी के अवशेषों की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई है। एक और बात पर गौर कीजिए, तारों और सौर मंडलों के बीच फासले इतने लंबे हैं कि उसकी गिनती करने में ही आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो किसी जीव या सभ्यता के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो इतने लंबे फासले तय कर सकते हैं। तो ये कहना कि उनका यान यहाँ आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये कुछ अविश्वसनीय लगता है। एडम फ्रैंक ने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों ने उस वीडियो का आकलन किया जिसमें कोई चीज उड़ती नजर आ रही है, मगर उसकी रफ्तार केवल 40 मील प्रति सेकंड थी, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रफ्तार नहीं है। यानी कि ठोस सबूत के बिना वैज्ञानिक इन्हें केवल अटकलों की तरह ही देखेंगे।
हमारे पास जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, जिनके पास कई प्रकाश वर्ष दूर के दूसरे ग्रहों में एलियंस की दुनिया में झांकने की क्षमता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन हो तो ये टेलीस्कोप उसका पता लगा सकते हैं। हमें उस ग्रह की बायो सिग्नेचर मिल जाएगी, जिससे पता चलेगा वहाँ किस प्रकार की जैव विविधताएं हैं। एडम फैंक के अकॉर्डिंग एस्ट्रोबायोलॉजी में जिस प्रकार की क्रांति आ रही है, उससे लगता है कि इस पीढ़ी को पता चल जाएगा कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है या नहीं। लेकिन अगर पृथ्वी के बाहर भी जीवन हुआ तो क्या होगा? चेल्सी हेरेमिया यूके की संस्था सेटी की पोस्ट डिटेक्शन हब की सदस्य हैं। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसके डिटेक्शन हब का काम है, अगर एलियंस का पता लग जाता है तो उनकी टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।